जब रिसेंटली नासा ने आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया तब मेरे दिमाग में एक सिंपल सवाल आया कि हमारे पास जब हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ाने वाले इतने पावरफुल और एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स हैं, तो हम इन पावरफुल बॉम्ब्स की पावर को इस्तेमाल करके और इनको कंट्रोल करके रॉकेट में क्यों नहीं डाल देते। जब इतना ऑसम टेक हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है तो हम ये अभी भी केमिकल फ्यूल से ही क्यों चला रहे हैं। मतलब रॉकेट को नीचे रखो और उसके अंदर एक कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करो एंड बूम, वी आर इन स्पेस नाउ। पर यही तो वजह है कि मैं नासा साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। हम ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं। रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए क्या चाहिए? पहला कि एक्सट्रीम थ्रस्ट, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के लिए, ताकि हम पृथ्वी माता के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जा सके। तो इसके लिए ना रॉकेट को एकदम एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है, जो कि केमिकल फ्यूल एकदम परफेक्टली करता है। लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पानी और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे पहले तो इंस्टेंट कंबशन मिलता है। सेकंड, एक ही टाइम पे बहुत सारा थ्रस्ट हमें मिलता है, जिससे कि रॉकेट ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सकता है। एंड थर्ड, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इस एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, अनलाइक एटॉमिक एक्सप्लोजन्स। सो बेसिकली ये ना रॉकेट प्रपल्शन के लिए सबसे इफिशिएंट और पावरफुल वे है। पर फिर भी ये सवाल रह जाता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को रॉकेट्स में यूज क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर काफी सिंपल है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, हमें इंस्टेंट पावर नहीं मिल पाता। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ना, वो काफी स्लो हीट जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर काफी हद तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह काम करते हैं, एक बॉम्ब की तरह नहीं। रॉकेट को क्या चाहिए होता है? एक इंस्टेंट एनर्जी। पर न्यूक्लियर पावर क्या देते हैं? एक स्लो और ग्रेजुअल एनर्जी, यानी कि इट्स अ परफेक्ट मिसमैच, जस्ट लाइक यू एंड हर। प्रॉब्लम नंबर 2, न्यूक्लियर रिएक्टर काफी हैवी वेट चैंपियंस रहते हैं, उनका काफी ज्यादा वेट होता है। सोचो हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को रॉकेट में इंस्टॉल करने का प्लान बना भी लिया, फिर भी हमें इसे सक्सेसफुल करने के लिए काफी सारी और चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें इसमें हैवी शील्डिंग करनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारे कंट्रोल रॉड्स भी डालने पड़ेंगे और इसमें कूलिंग सिस्टम भी हमें ऐड करना पड़ेगा। और इस सारे तामझाम में होगा ये कि रॉकेट बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हेवी रॉकेट मतलब कि ग्रेविटी का बेस्ट फ्रेंड। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रिस्क है। सोचो अगर ये लॉन्च फेल हो गया और रॉकेट क्रैश हो गया, तो होगा ये कि रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और हमें चेर्नोबिल जैसा एक और इंसिडेंट देखने को मिलेगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट इसको अलाउ करने में काफी हिचकिचाएगी, शायद इसे अलाउ ही नहीं करेगी। प्रॉब्लम नंबर 4 की पॉलिटिकली भी काफी प्रेशर होगा और पब्लिक में भी काफी फियर होगा। न्यूक्लियर वर्ड सुनते ही आपके या फिर पब्लिक के दिमाग में क्या आता होगा? सोचो, हिरोशिमा नागासाकी या फिर चेर्नोबिल। इसी वजह से अगर सोचो कि रॉकेट एक्सप्लोड हो भी गया और हमने जैसे तैसे करके रेडिएशंस को कंट्रोल कर भी लिया, फिर भी पब्लिक का ट्रस्ट नासा से या फिर इसरो से कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और पब्लिक का पैसा कभी भी नासा या इसरो तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर एक और सवाल आता है कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में बिल्कुल ही यूजलेस है? तो आंसर है नो। न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में अलग अलग तरीके से यूजफुल है। बताता हूँ कैसे। फर्स्ट है आरटीजी, जो कि रेडियो आइसोटोप पावर, जो कि फिलहाल ऑलरेडी यूज में है, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर और वॉयेजर 1 में। डीप स्पेस मिशन में हम सोलर पावर को अच्छे से यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें हम न्यूक्लियर पावर को यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये न्यूक्लियर डीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है जनरेटर, ये डीप स्पेस में भी प्रोपल्शन का काम नहीं करता। ये डीप स्पेस में बस इंस्ट्रूमेंट जनरेट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स, ये फ्यूचर टेक है, ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। इसका प्राइमरी एग्जांपल है नेरवा, ये नासा का प्रोग्राम है जो जनवरी 73 में बंद हो गया था वियतनाम वॉर के चलते। इसमें होता यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर हाइड्रोजन को हीट करता है, जिससे थ्रस्ट जनरेट होती है। इसका एडवांटेज ये है कि केमिकल के कंपैरेटिवली इसकी इफिशियंसी आउटर स्पेस में 2x है। इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस जैसे कि मार्स पे हम इसे अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। नंबर 3, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। ये थोड़ा और एडवांस कंसेप्ट है। इसमें जो रिएक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक थर्स्टर्स का इस्तेमाल करके आयंस को पुश करती है, जिसकी वजह से हम आउटर स्पेस में और आगे ट्रैवल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इफिशिएंट है, बट इन आउटर स्पेस एज कम्पेयर टू केमिकल थ्रस्ट ये काफी कम थ्रस्ट जनरेट करता है। इसी वजह से स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ये एक परफेक्ट प्लान है।
बट रॉकेट लॉन्च करने के लिए शायद ये परफेक्ट प्लान नहीं है। सो फाइनल आंसर इज कि अर्थ से रॉकेट को लॉन्च करने के लिए फिलहाल तो न्यूक्लियर पावर यूजलेस है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर हमें इंस्टेंट थ्रस्ट नहीं देता, ये काफी ज्यादा हैवी होता है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क भी है और इसमें पैसा भी काफी लग सकता है। बट अगेन न्यूक्लियर पावर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए काफी ज्यादा इफिशिएंट आइडिया है। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? जब हम स्पेस में जाने की तैयारी करेंगे, जब हम मार्स पे जाने की तैयारी करेंगे, तब हम लॉन्च के लिए केमिकल प्रोपल्शन ही यूज करेंगे। और जैसे ही हमारे आउटर स्पेस में एंट्री होगी, हमारे न्यूक्लियर इंजन्स तुरंत ऑन हो जाएंगे। इसकी वजह से हम मार्स वाले मिशन ज्यादा तेजी से कर पाएंगे, हम मून पे ज्यादा जल्दी जा पाएंगे, हम आउटर स्पेस में, हम डीपर स्पेस में ज्यादा अच्छे से और ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखोगे और सोचोगे कि हम न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं यूज करते, तो ये बातें बस याद रखना कि लॉन्च करने के लिए केमिकल ही किंग है, और जब हम आउटर स्पेस में जाएंगे तब हमें न्यूक्लियर पावर की ज्यादा जरूरत होगी।